नमस्कार। सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है, कदमों की एक बहुत ही धीमी आहट। ये कहानी है भैरवपुर की, और ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं बल्कि इस बात की है कि डर हमारे जहन में कैसे अपनी जगह बना लेता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और भैरवपुर की कहानी बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि जानते हैं, कुछ डर ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। वो एक एहसास बनकर हमारे साथ रह जाते हैं, ठीक उस आहट की तरह जिसे अगर एक बार सुन लिया तो वो फिर कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो सारी कहानी शुरू होती है भैरवपुर नाम के एक गांव से, एक बिल्कुल सुनसान दुनिया से कटी हुई सी जगह, जहां एक खंडहर हवेली है। ये हवेली वक्त के साथ और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि उस हवेली की दीवारों में एक आवाज कैद है, एक आहट, और बस यहीं से डर का पहला बीज बोया जाता है। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है बस एक लफ्ज, आहट। देखिए, ये सिर्फ कदमों की धीमी आवाज नहीं है, ये उस डर का नाम है जो तब पैदा होता है जब लगता है कि कमरे में कोई और भी है पर कोई दिखाई नहीं देता। यही अनदेखा अनजाना एहसास था जिसने पूरे भैरवपुर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। और इसी डर से टकराने आ जाती है रीना, शहर से आई एक मेहमान जो इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानती है। दोस्तों से लगी एक शर्त उसे अकेले उस हवेली के दरवाजे तक खींच लाती है। अंदर धूल और सन्नाटे के बीच उसे पहली बार वो आहट सुनाई देती है, और अपनी परछाई के साथ एक और साया हिलता हुआ दिखता है। बस यहीं से उसका यकीन टूटना शुरू हो जाता है। अब तक तो ये डर सिर्फ उस हवेली की दीवारों तक सीमित था, लेकिन अब वो फैलने वाला था। जो आहट कल तक एक कहानी थी, वो अब गांव की गलियों और लोगों के घरों तक पहुंचने लगती है। ये अब सिर्फ रीना का अकेला अनुभव नहीं था, ये एक महामारी की तरह फैल रहा था। और ये डर कोई भेदभाव नहीं कर रहा था। गांव का नाई रघु हो या फिर विज्ञान की बातें करने वाला स्कूल मास्टर अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बस ड्राइवर अमर भी। जब समाज का हर इंसान एक ही डर को महसूस करने लगे तो उसे वहम कहकर खारिज करना मुश्किल हो जाता है ना? इसने डर को एक भयानक सच्चाई बना दिया था। और फिर चीजें अचानक से बहुत असली हो जाती हैं। रघु, जो गांव का नाई था, एक रात तालाब के किनारे एक साए को देखता है और वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। वो पागलों की तरह बस एक ही बात दोहराता रहता है, आहट मुझे ले जाएगी। अब ये साफ था, ये डर सिर्फ महसूस नहीं होता, ये जिंदगियां तबाह भी कर सकता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा झटका अनिरुद्ध को लगा। वो स्कूल मास्टर जो भूत प्रेत को अंधविश्वास मानता था, लेकिन जब एक रात उसे अपने ठीक पीछे भारी जूतों की आवाज आती है और कान में कोई फुसफुसाता है, तू बच नहीं पाएगा, तो उसका सारा तर्क, सारा विज्ञान, सब धरा का धरा रह जाता है। और फिर वो चीज जो भी थी वो बात करती है। हवेली की दीवार पर खून से लिखा हुआ मिलता है, आहट से बचना नामुमकिन है। अब ये कोई वहम या फुसफुसाहट नहीं थी, ये एक सीधा सीधा ऐलान था, एक चेतावनी कि जो भी इसके रास्ते में आएगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब डर इतना बढ़ जाए कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो घुटने टेक दे या पलटकर उसका सामना करे। और भैरवपुर के कुछ लोगों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वे डर के दिल में उतरेंगे, हवेली के उस तहखाने में जहां से ये सब शुरू हुआ था। और इस लड़ाई के लिए एक ऐसी टीम बनी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। रीना, जो पहली शिकार थी और अब जवाब चाहती थी। अनिरुद्ध, जिसका विज्ञान हार मान चुका था। और डीसीपी अरविंद, जो कानून और तर्क की आखिरी उम्मीद थे। मतलब अनुभव, बुद्धि और अधिकार, ये तीनों मिलकर उस साए का सामना करने निकल पड़ते हैं। उनका प्लान बिल्कुल सिंपल था और उतना ही खतरनाक भी। आधी रात को हवेली में घुसना है, तहखाने का दरवाज़ा ढूंढना है और उस अंधेरे में उतर जाना है। वो जानबूझकर उस जगह जा रहे थे जहां जाने के ख्याल भर से पूरा गांव कांपता था। ये हिम्मत नहीं बल्कि अब मजबूरी बन चुकी थी। आखिर उस अंधेरे में ऐसा क्या छिपा था? 100 साल पुराना वो कौन सा राज था जो आज भी भैरवपुर को सोने नहीं दे रहा था? तहखाने के अंदर वो सिर्फ एक आहट का नहीं बल्कि एक दबे हुए दर्दनाक इतिहास का सामना करने वाले थे। और जैसे ही वो तहखाने में उतरते हैं, जवाब उनके सामने था। दीवार पर खून से लिखी एक सीधी धमकी, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा
उसका अंत होगा। ये साफ था, सच जानना उन्हें आज़ाद नहीं बल्कि अगला शिकार बनाने वाला था। और यही कहानी का सबसे दुखद सच सामने आता है। आहट कोई भूत नहीं बल्कि ललिता की आत्मा थी, हवेली की मालकिन, जिसे 100 साल पहले उसके ही लालची पति ने इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। वो चीखें जो किसी ने नहीं सुनी, वो कदम जो मदद के लिए भटकते रहे, वही आज आहट बनकर गूंज रहे थे। तो रहस्य तो सुलझ गया, वजह पता चल गई, लेकिन क्या इससे डर खत्म हो गया? कहानी का यह आखिरी हिस्सा हमें एक बहुत ही परेशान करने वाली हकीकत से मिलाता है कि कभी-कभी समाधान ही एक नई और ज्यादा डरावनी शुरुआत होती है। तो उन लोगों ने वही किया जो ऐसी हालत में शायद कोई भी करता, एक लॉजिकल सॉल्यूशन। उन्होंने सोचा कि अगर ललिता के अवशेष नष्ट कर दिए जाएं तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और इसी उम्मीद में उन्होंने उस पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि वे डर को हमेशा के लिए जलाकर राख कर रहे हैं। कुछ वक्त के लिए लगा भी कि योजना कामयाब हो गई। हवेली की राख के साथ गांव में सालों बाद एक खामोश रात आई, सबने चैन की सांस ली। लेकिन ये खामोशी एक धोखा थी, क्योंकि जिसे वे खत्म समझ रहे थे वो आहट असल में अभी भी जिंदा थी। और यही कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। कुछ दिनों बाद रीना उस हवेली से मीलों दूर अपने कमरे में अकेली है, और तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है, कदमों की वही धीमी जानी पहचानी आहट। तब उसे समझ आया, उन्होंने हवेली को जलाया था, आहट को नहीं। वो श्राप अब किसी जगह से नहीं बल्कि उन लोगों से जुड़ चुका था जिन्होंने उसे सुन लिया था। कहानी की ये आखिरी लाइनें आहट का असली मतलब समझाती हैं। ये कोई घर में कैद भूत नहीं है, ये एक अनदेखा साया है, एक ऐसा श्राप जो एक बार किसी को छू ले तो फिर हर जगह हर पल उसका पीछा करता है। और यहीं ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आहट सिर्फ एक आवाज नहीं है, एक जगह नहीं है, तो फिर वो है क्या? क्या वो हमारे मन का एक वहम है, या फिर एक ऐसा डर जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर कभी खत्म नहीं होता?